अब हम लोग टेस्ट 2 बिहार एसआई मेंस का जो है उसकी बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 का बात किया था बिहार एसआई मेंस का। तो इसमें टेस्ट 2 में अब देखोगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इतिहास से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके राज्य में कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है। इसमें 4 ऑप्शन है, चालुक्य है, चंदेल है, राष्ट्रकूट है, विजयनगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर। आप जानते होंगे कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत गुप्त काल से होती है। और प्राचीन भारत में 3 शैलियों से मंदिरों का निर्माण किया गया था। उत्तर भारत में जिस शैली से निर्माण किया गया था उसको नागर शैली कहा जाता है। मध्य भारत में जिस शैली से निर्माण किया गया था उसको बेसर शैली कहा जाता है। और दक्षिण भारत में जिस शैली से मंदिरों का निर्माण किया गया उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। याद रखना, हमेशा क्वेश्चन आता है। उत्तर भारत में जिस शैली से मंदिरों का निर्माण किया गया उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नागर शैली। जो मध्य भारत में मंदिरों का निर्माण जिस शैली में किया गया उसको कहा जाता है बेसर शैली। और जो दक्षिण भारत में जिस शैली से मंदिरों का निर्माण किया गया उसको कहा जाता है द्रविड़ शैली। आप मंदिर के कंस्ट्रक्शन याद रखेंगे, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे एक मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन होता है लगभग ऐसा होता है। और इस मंदिर के आप देखोगे जहाँ मेन मूर्ति रखी जाती है और मेन मूर्ति जहाँ रखी जाती है उस मेन मूर्ति को गर्भगृह कहा जाता है। और इन मूर्तियों के चारों ओर जो घूमने का स्थान बनाया जाता है उसको कहा जाता है, याद रखना है, प्रदक्षिणा पथ। और मेन मूर्ति के सामने जो बरामदे होते हैं उन बरामदों को कहा जाता है मंडप। और जो मुख्य दरवाजे होते हैं, दरवाज़ा, उस दरवाजे को कहा जाता है गोपुरम। और जो ऊंचाई होती है उसको कहा जाता है शिखर। तो इस तरह मंदिरों के निर्माण हुए और इस तरह इसको कहा जाता है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निवारक अकबर समकालीन थे ना, संत कबीर शेख अहमद सरिंदे से अधिक प्रभावित थे ना, ऊपर में कौन से कथन सही है? तो अब निश्चित है कि ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। तो 7वां का आंसर जो हो जाएगा, आप देखोगे 7वां का आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चान्होद्रो, आप जानते हो चान्होद्रो जो है वह हड़प्पा स्थल था, या पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है चान्होद्रो। कोटडीजी भी हड़प्पा स्थल है, देसलपुर भी हड़प्पा स्थल है। सोहगोरा या नहीं है, या ताम्रप्रशानकालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। और या नहीं है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। यानी 3 चान्होद्रो, कोटडीजी और देसलपुर जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो 10वां का आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह है 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वां क्वेश्चन देखिए, यह मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। 30 नंबर इतिहास से क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पान्य पदार्थ क्या थे? तो इसमें कपास, तिलहन, अफीम। बी ऑप्शन में चीनी, नमक, जस्ता और शीशा। सी में तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। और 14 में कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो यह आंसर डी हो जाएगा। डी जो है वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह बंगाल से प्रमुख निर्यात करती थी, यानी कपास को करती थी, रेशम करती थी, सोरा करती थी और अफीम करता था। आप जानते हो बिहार के फतुहा का जो इलाका है वह सोरा का उत्पादन होता था, यहाँ निर्यात होता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में है 31 में जो है वह है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह मैंने क्लास में बताया था, यह जो संबंध है वह बी, जैन धर्म से यह संबंधित है। अष्टांगवासी बौद्ध धर्म में नहीं है, वैष्णव नहीं है, शैव में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है अजंता में। आपको याद है अजंता का गुफा चित्र जो है वह महाराष्ट्र के कहाँ पे है? महाराष्ट्र के
में है, औरंगाबाद जिला में हुआ पड़ता है। और अजंता में कुल 29 गुफा चित्र हुआ करते थे, जिसमें वर्तमान समय में आज 6 गुफा चित्र सुरक्षित अवस्था में है। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10 और 16, 17 तो यह है। उसके बाद आप बादामी में चालुक्यों द्वारा बनाया गया है। बाघ का गुफा चित्र जो है वह ग्वालियर के पास है, गुप्तकालीन यह है। और एलोरा जो है वह महाराष्ट्र में है, और यहाँ भी हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का चित्र मिलता है, आप यह जानते ही होंगे। तो यहाँ पे बोधिसत्व पूछ रहा है तो अजंता में है। आप जानते होंगे अजंता का जो चित्र है वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, याद रहेगा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित यह चित्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 42 का आंसर जो हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 52 में आप देख रहे हैं। अभी क्वेश्चन है बटलर कमेटी। बटलर कमेटी क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना? नहीं। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना? नहीं। राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना? नहीं, बटलर कमेटी नहीं है। बटलर कमेटी संबंधित है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। तो बटलर कमेटी जो है वह प्रमुख रूप से संबंधित है क्या? देशी रियासतों से क्या संबंध होना चाहिए, इसकी व्याख्या की गई है यह कमेटी के द्वारा। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा 52 का, वह 52 का डी हो जाएगा। याद रखना है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? इसमें 3 ऑप्शन है। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, अलेक्जेंडर रीड थे और थॉमस मुनलो थे? तो आपको मैंने बताया था कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के निर्माता या अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। जबकि माहलवारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने का श्रेय होल्ट मैकेंजी को दिया जाता है, और रैयतवारी व्यवस्था का श्रेय अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनलो को दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का 57 का जो आंसर हो जाएगा वह 2 और 3 दोनों मतलब सी हो जाएगा। किसको किया जाता है? याद रखना, रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जो दिया जाता है वह रीड को, अलेक्जेंडर रीड को दिया जाता है और थॉमस मुनरो को दिया जाता है। इसको याद रखना है। और जैसा मैंने कल ही बताया था कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है उसको लागू करने का श्रेय जो है वह दिया जाता है किसको? उसको दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखना। और जो माहलवारी बंदोबस्त व्यवस्था है जो पंजाब के क्षेत्र में लागू किया गया था, उसको लागू करने का श्रेय होल्ट मैकेंजी को दिया जाता है। तो ये तीनों याद रखना, तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद होगा रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वह मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वह बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने, या व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने? हाँ बिल्कुल, जब ट्रेड यूनियन है तो निश्चित रूप से व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की स्थिति में होगा। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा, 59 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है वह है भारतीय इतिहास में के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आप देखिएगा बंजारा मतलब एक स्थान पर जो स्थिर नहीं रहता है। तो कौन लोग नहीं रहता? कृषक रहते हैं, बुनकर रहते हैं, योद्धा रहते हैं, व्यापारी घूम घूम कर करते हैं व्यापार, और इसको बंजारे, मध्यकाल में इसको बंजारा के रूप में भी संबोधित किया जाता था। और यह आंसर हो जाएगा, इसका जो 65 का आंसर है वह हो जाएगा डी, 65 का डी, बंजारा मतलब व्यापारी को यहाँ संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? सामाजिक सुधार से? नहीं। शैक्षिक सुधार से? नहीं। पुलिस प्रशासन सुधार से? नहीं। संवैधानिक सुधार से? हाँ, आपको याद होगा कि जो क्वेश्चन नंबर आप 67 देख रहे हो ना, तो क्वेश्चन नंबर 67 में याद होगा कि मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में लागू किया गया था, और यह इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। तो द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने का मतलब संवैधानिक सुधारों की यहाँ बात हो रही है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे भी आपको 3 अधिनियम
जो है वह इसको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन? 1909 का अधिनियम जिसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन का क्षेत्र दिया गया था। 1919 का अधिनियम जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। और 1935 का अधिनियम जिसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। तो ये तीन जरूर याद रखना, तीनों में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको याद रखना है। तो मॉन्टेग्यू चेम्बर सुधार प्रस्ताव जो था वह प्रमुख रूप से संबंधित था संवैधानिक सुधारों से। तो इसमें इतिहास का इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले में 12वें टेस्ट संख्या 3 की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं छोड़ रहे हैं, अब हम लोग टेस्ट संख्या 3 की बात करने जा रहे हैं। जो मेंस है टेस्ट संख्या जो है हम लोग बात कर रहे हैं अब 3 की, ठीक है। तो 3 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब देखिए 3 में जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा। तो हुमायूंनामा जो है लगता है कि हुमायूं के बारे में बात किया गया, हुमायूं के संदर्भ में लिखा गया था। तो नहीं, गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, हुमायूंनामा लिखा गया था अकबर के कहने पर। आप जानते हो गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी और उसी ने हुमायूं के एक तरह से उपलब्धियों या जीवनी के बारे में लिखा है। तो यह जो लिखा है वो अकबर के काल के लिखा गया है, तो अकबर कहने पर लिखा गया था। तो तीसरा का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चौथा जो आंसर है वह शेरशाह का मकबरा स्थित है। आप भी जानते होंगे शेरशाह का मकबरा बिहार में ही स्थित है। अब बिहार के कहाँ स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन है, कालिंजर में है, सासाराम में है, दिल्ली में, आगरा में। तो नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा? सासाराम में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तालाब के बीच में है सासाराम में यह मकबरा, उसको याद रखना है। आप जानते होंगे कालिंजर भी इससे संबंधित है और दिल्ली में पुराना किला का निर्माण करवाया था और आगरा में तो बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं ही। तो शेरशाह का जो मकबरा यहाँ पूछा जा रहा है, तो शेरशाह का मकबरा जो है वह सासाराम में है। आप जानते होंगे शेरशाह ही सूर्य वंश का संस्थापक था और इसने 1539 में हुमायूं को चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में इसको पराजित किया था। तो याद रखना 2 युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो शेरशाह और हुमायूं के बीच चला गया था। पहला 1540 में जिसको हम चौसा का युद्ध कहते हैं और दूसरा जो है वह है 1540 में जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में याद रखना हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी, हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी, जो टिक लगा वह जीता और शेरशाह सूरी जीता, हुमायूं पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बात करने जा रहे हैं। 5 में है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? बरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर भट्ट और आर्यभट्ट। तो गुप्तकालीन गणितज्ञ जो माना जाता है आर्यभट्ट को माना जाता है। तो पचमा का आंसर जो होगा वह डी होगा। और डी किसको है गणितज्ञ माना जाता है? आर्यभट्ट को माना जाता है। आप जानते होंगे कि आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख किताब लिखी थी। एक किताब का नाम था आर्यभट्टियम और दूसरी किताब का नाम था सूर्य सिद्धांतम। ये 2 किताब उनका प्रमुख है आर्यभट्ट का। और आप जानते होंगे कि आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया था, पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में हमें बताया था। और आर्यभट्ट जो था कहा जाता है कि उसने गणित के जन्मदाता के रूप में उसको हम याद करते हैं। तो बहुत सारे आर्यभट्ट जो है वह गुप्तकाल का है और उसने विज्ञान क्षेत्र में कई नवीन विचारधाराओं को दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देख रहे हैं। हम लोग 6 में है, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वह है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। प्रथम महिला अध्यक्षा थी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली। तो सरोजिनी नायडू। देखो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है। अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो इतना याद रखना, प्रथम महिला जो अध्यक्षा थी कांग्रेस की वह कौन है जानते हो ना? वह थी एनी बेसेंट। देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा जो थी वह थी श्रीमती सरोजिनी नायडू।
तो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है कि प्रथम भारतीय पूछ रहा है या भारतीय पूछ रहा है या फिर कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 1937 में कांग्रेस में कितने मंत्रिमंडल प्रांत बनाए गए थे? तो 5 तो पूर्ण बहुमत आया था, 3 में और बनाया था, तो कुल मिलाकर 8 बनाए गए थे और 3 में नहीं बना था। एक पंजाब, एक बंगाल, एक सिंध में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो कुल मिलाकर कुल 11 प्रांतों में चुनाव, ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव करवाए गए थे और इन 11 प्रांतों में 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो है वह सी सही होगा। 7वां का सी। कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 3 प्रांत जो है सिंध यूनाइटेड पार्टी और यहाँ पे बंगाल में बना था प्रजा कृषक पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। याद रहेगा, पंजाब में 1937 के चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, बंगाल में बंगाल कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी और सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्वेश्चन नंबर में जो है 8 में जो है क्वेश्चन नंबर वो 8 में क्या है? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1905, 1906, 1907। तो निश्चित है कि इसका जो हुआ था 1906 में हुआ था। ऐसे ये भी डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो इसमें दिया गया। 1885 है, 1905 है और 1907 है। तो तीनों में आप देखेंगे 85 में जो आद आपको रखना है वह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और 1907 ईस्वी में सूरत फूट का आयोजन किया गया था। तो ये 3 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष हुआ? तो गांधी जी के दांडी यात्रा जो है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। गांधी की जो दांडी यात्रा है वह आपको भी याद रखना है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक वह चला था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक यह यात्रा चला था। और आप जानते होंगे कि इसी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के द्वारा ही हुई थी। आप यह जानते होंगे दांडी यात्रा के तहत नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। आप यह भी जानते होंगे कि कुल 78 साथियों के साथ यह यात्रा की शुरुआत किया गया था और धीरे धीरे हजारों की भीड़ इस यात्रा में शामिल हो गई थी। तो दांडी यात्रा निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाता है। तो याद रखना है गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। कुल लगभग 24 दिनों का यात्रा रहा था। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फिर 9 के बाद सीधा आ रहा था हम लोग 20 में। 20 में क्या है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो डी 1909। अभी हम लोग बात किया था 3 अधिनियम जरूर याद रखना, 1909, 1919 और 1935। ये 3 अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैंने बताया था कि सांप्रदायिक निर्णय की शुरुआत जो है वह 1909 के अधिनियम द्वारा हुआ था। 1909 ईस्वी द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का लागू किया गया था और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता के नियम को लागू किया गया था। तो ये 3 अधिनियम आपको याद रखना ही है। इससे प्रश्न हमेशा आते हैं तो इसको एकदम रट जाना है। 3 अधिनियम 1909, 1919 और 1935 ये 3 अधिनियम जो है उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में। देखिए 52 में जो है वह है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय से जानकारी मिलता है? तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वह हाथी गुम्फा अभिलेख है वह प्रमुख रूप से उड़ीसा के चेदी वंश के शासक खारवेल की जानकारी मिलती है। खारवेल चेदी वंश का शासक था। तो खारवेल जो है वह जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख। आप जानते होंगे खारवेल के अभिलेख से ही हम यह जान पाते हैं कि मगध का एक शासक ने वहाँ पे एक नहर का निर्माण करवाया था। और यह शासक कौन था? तो इतिहासकारों का मानना है कि यह शासक नंद वंश का महापद्म नंद था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बामन का आंसर हो जाएगा ए।
ए हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल संबंधित है। और आप जानते हैं अशोक के कई भी लेख है, हर्षवर्धन के मधुबन और बासखेरा अभिलेख प्रमुख है। कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। तो ये सब आप जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। तो 53 में देखिए चकला जो शब्द है वह जो आया था समझा शाहजहाँ के समय में आया था। और सुब्बा और परगना के बीच का जो क्षेत्र है, सुब्बा यानी राज्य और परगना के बीच में एक नई इकाई का विकास हुआ था जिसको हम चकला के रूप में जानते हैं। उसके बाद सुब्बा या आप कह सकते हैं सरकार और अथी के बीच में यह इकाई था। सुब्बा नहीं कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं, सरकार एक बीच में इकाई था। तो 53 का जो है वह सी आंसर हो जाएगा। 54 का जो आंसर है देखिए, निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो बी हो जाएगा, फ्रांसिस्को पर्सट जो है वह भारत की यात्रा इसके समय में किया था। आप जानते होंगे कि जो विदेशी यात्री है उसकी यात्रा वृत्तांत से ही हम मध्यकालीन भारत के कई प्रमुख पहलुओं के बारे में जान पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में किसके विरोध में, क्वेश्चन नंबर 57 का देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 57 में है कि किसके निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। तो आंसर इसका बी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते होंगे 13 अप्रैल 1919 को, कब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के कारण हुआ था कि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। आज भी आप जाओगे तो देखो गोलियों का वह निशान दीवारों पर आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से जलियांवाला बाग के बाद जो निराशा पूरे देश में फैली, उसी निराशा का परिणाम था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर और नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। शंकर नायर ने गवर्नर जनरल काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस किया था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद समाप्त किया था। उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वह है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। निम्नलिखित में किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। तो डॉक्टर किचलू ऐसे व्यक्ति थे जिसने यह किया था। उसके बाद देखो, शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो आप जानते होंगे चित्तरंजन दास। या 4 ऑप्शन है, 59 का जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। चित्तरंजन दास जो है वह शराबबंदी आंदोलन को हवा दी थी। अभी नीतीश कुमार आप जान ही रहे हैं शराबबंदी पर पूरी तरह पड़ा हुआ है। तो चित्तरंजन दास आप जानते हैं, CR दास जो है उन्होंने ही 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। और उन्होंने 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले चुनाव में भाग लिया था और ज़बरदस्त सफलता से में प्राप्त की थी। हालांकि 1925 में उनकी मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी स्वतः कमज़ोर होता चला गया। तो यहाँ पे 59 का ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो लंदन में इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे क्वेश्चन 60 में वह ए श्याम कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्याम कृष्ण वर्मा थे। और उनकी अस्थि को नरेंद्र मोदी जब सरकार पहली बार बने थे तो वहाँ से लाया गया था। और श्याम कृष्ण वर्मा जो इंडिया हाउस था वो क्रांतिकारियों का एक शरण स्थल भी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे इंडिया हाउस और जो भारत सचिव का कार्यालय है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उसको आपको ख्याल रखना रखना चाहिए कि इंडिया हाउस जो यहाँ पे है वह लंदन में जो संस्थापक थे वह श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। 61 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, 1929 के कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया। तो आप जानते होंगे कि दिसंबर 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, कहाँ हुआ था? लाहौर में। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था और वहाँ पे पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया।
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार रावी नदी किनारे राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। और इसके बाद 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में पारित किया गया था, इसको आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद 1897 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग और मिंटो। तो आप तो ऐसे ही जानते होंगे कि लॉर्ड कैनिंग, जिसे भारत का प्रथम वायसराय होने का भी श्रेय है, वो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहा था। तो यहाँ पे 62 का जो हो जाएगा वह 62 का सी हो जाएगा। 62 कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है वह था। इसके बाद वेलेस्ली तो जानते होंगे सहायक संधि के लिए जाना जाता है, और डलहौजी तो हड़प नीति के लिए जाना जाता है, और लॉर्ड मिंटो के समय ही माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम को पारित किया गया था। तो याद रखिएगा वेलेस्ली जो है वह किस लिए जाना जाता है? याद रहेगा ना। वेलेस्ली जो है, देखिए एकदम याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आएगा। वेलेस्ली जो है वह सहायक संधि की नीति के लिए जाना जाता है, और डलहौजी जो है वह हड़प नीति के लिए जाना जाता है, हड़प नीति के लिए जाना जाता है। और उसके बाद जो कैनिंग है वो उसके समय 1809 में विद्रोह हुआ था, और मिंटो के समय में आपको याद होगा, मैंने बताया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया था, जिसके तहत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई थी। तो 62 का आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रहेगा 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इतिहास से अब इतना ही क्वेश्चन इसमें था। आगे हम लोग अब बात जो करेंगे इतिहास से, इसमें कुछ क्वेश्चन और है, हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 91 की बात हम लोग करें तो 91 में जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो 1942 में हुई थी। याद रखना है कि 1942 ईस्वी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों में इतना जोश आया कि कई जगह ब्रिटिश सरकार के नामो निशान को मिटा दिया, जिसमें 3 स्थान का नाम तो कम से कम आप याद रखो, बलिया, सतारा और मिदनापुर। बलिया में चित्तू पांडे ने, और सतारा में नाना पाटिल नाम था और वाई बी चौहान था, तो उसने वहाँ पे ब्रिटिश सरकार के नामो निशान मिटा दिया। मिदनापुर में एक समानांतर सरकार बनी और जिसको जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है, बंगाल में मिदनापुर है। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चित रूप से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक अंतिम बड़ी लड़ाई के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गौरव का अंतिम सूरज किसको कहा जाता है? हेमू को कहा जाता है। हेमू जिसने अकबर को कड़ी चुनौती दिया था, लेकिन दुर्भाग्य था कि इसके आँख में एक तीर लग गई और गिर गया, और बैरम खान द्वारा पकड़ लिया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई, और मुगल साम्राज्य फिर मजबूत होता चला गया। तो इसका आंसर 12वीं का हो जाएगा, 192 का हो जाएगा। 91 का तो आंसर आप देख लिए, 91 का डी हो जाएगा, और 92 का भी आंसर जो है वह भी डी हो जाएगा। और 93 जो है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार 7वां कौन है? मित्र। सी। आप जानते हो कौटिल्य ने एक राज्य के 7 अंग बताए हैं, और इस 7 अंग में जो अंतिम है वह है मित्र है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट यह लॉर्ड रिपन है, क्योंकि इसी के काल में एक और घटना घटी थी रिपन काल में। याद रखना है, रिपन के काल में जो घटना घटी थी वह है एल्बर्ट बिल का विवाद। 1883 ईस्वी में यह बिल का विवाद, और इसका परिणाम जो हुआ भारतीयों में एकता को लाया, और यह एकता भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो 1883 में एल्बर्ट बिल का विवाद आया था। रिपन का शासनकाल आप जानते ही होंगे 1880 से 1884 के बीच में है। तो यह जो है वह जो क्वेश्चन स्थानीय स्वायत्त का जनक वह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसको याद रखना है। अब इस टेस्ट 3 में इतना क्वेश्चन इतिहास से था। हम आगे टेस्ट 4 की बात फिर करेंगे। हम लोग टेस्ट 4 की बात कर रहे हैं। बिहार SI मेंस जो है, हमने 3 की बात किए थे हमने, और उसमें हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अभी टेस्ट संख्या 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए 21 नंबर है क्वेश्चन का। 21 में जो है 21 नंबर में जो क्वेश्चन है वह है पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो इसमें 4 ऑप्शन है, बुल्ले शाह, करम शाह
यजुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो इसमें क्रमशः पागलपंथी आंदोलन जो है बंगाल का है, और इसमें जो आंसर होगा बी होगा क्रमशः। आप जानते होंगे स्वामी सहजानंद जो है, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन जुड़े हुए हैं, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था। तो यहाँ पे तो स्वामी सहजानंद तो डी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, जो पागलपंथ की स्थापना है, पागलपंथी आंदोलन जो कहते हैं, वह क्रमशः के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह है फराजी कौन थे? फराजी, देखो 4 ऑप्शन है, हौजी सलियतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो नहीं, यहाँ जो फराजी है ना, फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ये हो जाएगा। हाजी शरीयतुल्लाह जो थे, उन्होंने उनका जो कहना माने या उसके जो अनुयायी थे, उनके अनुसार जो काम किया, वह फराजी के रूप में जाने जाते हैं। तो 22 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 क्वेश्चन नंबर जो है वह है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो है वह पश्चिमी भारत में हुआ था? नहीं। पूर्वी घाट में हुआ था? नहीं। पूर्वी भारत में हुआ था? नहीं। पश्चिमी घाट में हुआ था। 2 घाट में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ था, तो इसका आंसर डी होगा। रामोसी विद्रोह जो है वह पश्चिमी घाट में हुआ था, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। तो रामोसी जो है वह वहीं पे हुआ था। बघेरा विद्रोह, आप लोग एक विद्रोह का एक पूरा लिस्ट तैयार कर लेंगे, मैंने क्लास में लिखवाया भी है, और नेतृत्वकर्ता कौन है और किस क्षेत्र में हुआ है उसको आपको रट जाना है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी में एक और नंबर 24 का क्वेश्चन जो है वह नंबर है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? या सूरत गुजरात में हुआ था बघेरा विद्रोह, और यह भी आंसर जो है ए है, यह भी विद्रोह क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी, और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू। याद है जब साइमन कमीशन का विरोध खूब चल रहा था, आप जानते होंगे साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में घोषणा हुआ था, 1928 में भारत आया था, और जब भारत आया तो उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। इसी विरोध के दौरान भारत सचिव वर्कन हेड ने चुनौती भी दिया था कि अगर भारतीयों में एकता है तो हमें कोई ऐसा मसविदा बना कर दे जिस पर हम आगे कार्रवाई कर सकें। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बुलाया गया, जिसका मुख्य मुद्दा था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएँ कैसी हो। और यह जो आंसर हो जाएगा इसके अनुसार, तो निश्चित है कि 4 ऑप्शन इसके अनुसार है। मोतीलाल नेहरू, जवाहर नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता तय करने के लिए हुआ था। जवाहर नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए हुआ था। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए हुआ था। तो निश्चित तौर पर इसका आंसर जो है वह 25 का है, क्वेश्चन सी होगा। ठीक है। 26 आप तो हमेशा बोलते हुए आते हो, इसी क्वेश्चन है, पंक्ति है, किसने कहा था? और ये बहुत ही है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हारे लिखा गया है, एक सुधार लेना, हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत वाक्य है, बहुत ही अच्छी है। तो इन्होंने यह बात कही थी। और 4 ऑप्शन है, बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह और आज़ाद। तो आप जानते होंगे बिस्मिल काकोरी कांड से भी जुड़े हुए थे, और आप जानते होंगे सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को जो लाहौर षड्यंत्र केस है उसके तहत फांसी दिया गया था। ये सब क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित भी किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 27 का जो हो जाएगा, किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया, तो यह आंसर है, 4 ऑप्शन है, मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहानी। तो आंसर 27 का हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी, जो 1921 के कांग्रेस की अध्यक्षता भी कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। हालांकि बहुत मजबूती से नहीं रखा गया, जैसा कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो है वह यह है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। 1925, 1915, 1914, 1928, 1928, 1925, 1929। तो आप जानते होंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का वर्ष 1925 ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 28 का हो जाएगा बी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसने मजदूरों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसको हम आरएसएस के रूप में भी जानते हैं, वो आप जानते ही होंगे कि एक हिंदुवादी संगठन के रूप में जाना जाता है वह। तो 29 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आप जानते ही होंगे ना। 1930 के 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 में, 31 में और 32 में। तो 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। आप यह भी जानते होंगे कि 3 गोलमेज सम्मेलनों में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने यानी कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और ये भी याद रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले दलित वर्ग के नेता थे बी.आर. अम्बेडकर, और एक उदारवादी दल के नेता भी थे, शायद आपने सुना होगा, तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने भाग लिया था। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है बी.आर. अम्बेडकर को ही लेकर आता है। तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो आंसर सी हो जाएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में है कि वर्ष 1920 के 22 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो इसका आंसर 30 का सी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस नीतियों को अपनाया था वह नीति नई नीति थी और पूरे जोर से अपनाया गया था। एक क्वेश्चन और है इसमें, किस वर्ष राहुल संस्कृतायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कहाँ थे वह? छपरा में। कहाँ थे? छपरा में। तो आंसर ए हो जाएगा। राहुल संस्कृतायन जो संस्कृतायन है वह असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे, और यह जो आंसर है 1920 का हो जाएगा। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और है 63 का नंबर क्वेश्चन जो है वह यह है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? आंसर ए हो जाएगा। जो आंसर ए हो जाएगा वह है 1935 का अधिनियम के तहत हो जाएगा। तो यह भी आंसर है, आंसर ए 63 का हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 76 का है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, अगर यह केवल भारतीय केवल पहले पूछता तो माउंटबेटन हो जाता है, या भारतीय पूछ रहा है तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ए हो जाएगा। देखो इसमें आंसर याद रखना, अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछता है तो माउंटबेटन, अगर भारतीय गवर्नर पूछता है तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का देखिए, 77 में है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का धारा बनी? नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का धारा बनी? नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी? बिल्कुल सही है, मैंने बताया भी था। और उसी को हम 1919 का भारत सरकार अधिनियम या मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें, क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 का इसमें सी हो जाएगा, और इसका शेर पंजाब आप तो जानते होंगे, लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। बस आज हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 5 के बारे में। ठीक है, चलो, थैंक यू।